नमस्कार, आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल एक कहानी रमा की ज़ुबानी में। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर हफ्ते एक कहानी या कविता के साथ प्रस्तुत होती हूँ। तो आज सुनते हैं शुभम मंडल की कहानी एम्पायर स्टेट। न्यूयॉर्क की शान एम्पायर स्टेट की 102 मंजिल की बिल्डिंग एक समय में दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी। यहाँ से पूरे न्यूयॉर्क का विहंगम दृश्य दिखाई देता था। इसीलिए मुझे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बहुत पसंद है। दरअसल मुझे ऊंचाइयों से प्यार है। जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करने की खातिर ही मैं आईटी इंजीनियर बनकर 2 साल पहले अपनी कंपनी की तरफ से न्यूयॉर्क आई थी। तब से अब तक मेरे हर एहसास की साक्षी रही है यह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। और आज जब मुझे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला करना है, तब मैं इसके टॉप फ्लोर पर खड़ी कश्मकश की स्थिति में पिछले 2 वर्षों में जेम्स के साथ बिताए लम्हों को पुनः जीने का प्रयास कर रही हूँ। उससे जुड़ी एक एक बात आज मेरी स्मृतियों के द्वार पर दस्तक दे रही हैं। पहली बार इसी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर मिला था वह। न्यूयॉर्क आए हुए मुझे 10 दिन ही हुए थे। वीकेंड पर अपनी सहेली नेहा के साथ न्यूयॉर्क घूमने निकली थी। मेट्रो स्टेशन के बाहर थी, तभी नेहा के भाई का फोन आ गया। 2 घंटे बाद मिलने के लिए कहकर वे चली गई। मैं एम्पायर स्टेट पहुंची। टिकट लेने के लिए जैसे ही बैग में हाथ डाला, पर्स नदारत देख मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसमें मेरे क्रेडिट कार्ड्स थे। घबराई मैं उसे चारों ओर तलाश कर रही थी कि एक अमेरिकन युवक ने मेरे करीब आकर कहा, अरे कमाल करती हैं आप भी, कब से आपको पुकार रहा हूँ, पर आप हैं कि एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह लीजिए आपका पर्स, स्टेशन पर गिर गया था, चेक कर लीजिए, सब कुछ ठीक है ना। मैं खुशी से उसे ताकती रह गई थी। उसे धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं थे। मुझे कितनी बड़ी मुसीबत से उबार लिया था उसने। हमने एक दूसरे को अपना परिचय दिया। उसका नाम जेम्स था और मेरी तरह वह भी इंजीनियर था। वह बोला, चलो रिदम, जब तक तुम्हारी फ्रेंड नहीं आती मैं तुम्हारे साथ हूँ। एम्पायर स्टेट के टॉप फ्लोर पर पहुंचकर मैं न्यूयॉर्क की खूबसूरती को निहारती रह गई। काफी देर तक नेहा वापस नहीं लौटी, तो मैंने घर जाना चाहा, पर अकेले जाने में मुझे घबराहट हो रही थी। तब जेम्स मुझे घर पहुंचाने के लिए तैयार हो गया। घर पहुंचकर उसे धन्यवाद देते हुए मैंने कहा, आज का तुम्हारा सारा दिन मेरी वजह से खराब हो गया। जेम्स तपाक से बोला, लेकिन इसके बदले मुझे एक अच्छा दोस्त भी तो मिल गया। मैं अगले वीकेंड फ्री हूँ, तुम चाहो तो हम साथ साथ घूम सकते हैं। मैंने मुस्कुराकर अपनी स्वीकृति दे दी थी। कुछ ही दिनों में हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब हर वीकेंड पर हम दोनों मिलते और सारा दिन साथ व्यतीत करते। मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरे हृदय की मरुभूमि पर प्रेम का एक छोटा सा बीज अंकुरित होने लगा था। इसमें नन्ही नन्ही कोपलें निकल आई थी और उस दिन मेरे आश्चर्य की सीमा न रही जब मैंने देखा नन्हा सा यह पौधा बढ़कर हरा भरा वृक्ष बन गया है। रात दिन अब जेम्स मेरे ख्यालों में छाया रहता था। एक दिन जेम्स ने कहा, रिदम, इस वीकेंड पर मुझे अपने मॉम और डैड से मिलने जाना है, तुम साथ चलोगी? ऑफ कोर्स। मैं जेम्स के साथ उसके पेरेंट्स के घर पहुंची। वे दोनों बहुत गर्मजोशी से मिले। जेम्स अपने फादर के साथ बातों में बिजी हो गया और मैं उसके मॉम के साथ किचन में चली गई। बातों के दौरान मैंने उनसे पूछा, इस उम्र में क्या आपका मन नहीं करता आप अपने बेटे के साथ रहें? उन्होंने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और बोली, यहाँ का ऐसा ही कल्चर है और यह बुरा भी नहीं है। चाहे बच्चे हों या बड़े, हर इंसान की अपनी जिंदगी होती है। हर किसी को स्पेस चाहिए। रिश्ते साथ रहने से ही मजबूत नहीं बनते। रिश्ते मजबूत बनते हैं परस्पर प्रेम और आपसी सूझबूझ से। साथ रहकर एक दूसरे को बोझ समझने से बेहतर क्या यह नहीं है कि दूर रहकर एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। जेम्स माह में 2-3 बार हमसे मिलने आता है और हमारे सुख दुख का ख्याल रखता है। यही बहुत है। आवश्यकता से अधिक आशाएं सदैव दुख को जन्म देती हैं। उनका जीवन के प्रति यह नजरिया देख मैं बहुत प्रभावित हुई।
लंच के बाद हम सभी एक्वेरियम देखने गए। जेम्स की डैड के घुटनों में तकलीफ थी, इसीलिए वो उन्हें व्हील चेयर पर बैठाकर एक्वेरियम दिखा रहा था। शाम को उसके पेरेंट्स को घर पहुंचाकर हम वापस लौट आए। तो मैंने कहा, जेम्स, तुम्हारे अपने पेरेंट्स के प्रति जुड़ाव और सेवा से मैं बहुत प्रभावित हूँ। उन्हें पैदल घूमने में तकलीफ होती है और तुम उन्हें व्हील चेयर पर ले गए। ये बहुत बड़ी बात है। अन्य कोई होता तो उन्हें ले जाने से इनकार कर देता। इसमें बड़ी बात क्या है रिदम? यह तो मेरी ड्यूटी है। इंसान कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसका मन कभी बूढ़ा नहीं होता। उसकी इच्छाएं कभी नहीं मरती। अपने शौक पूरे करने में यहाँ उम्र आड़े नहीं आती है। मैं ही क्या, तुम यहाँ किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे चली जाओ, तुम्हें बहुत से ऐसे लोग दिखाई देंगे जो अपने पेरेंट्स को व्हील चेयर पर घुमा रहे होंगे। उस रात मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेटी तो अपने देश की याद ताज़ा हो आई। मैं सोचने लगी, यूँ तो हमारे देश के लोग विदेशी संस्कृति की आलोचना करते हैं और भारतीय संस्कृति की दुहाई देते नहीं थकते, पर यहाँ आज भी कितने ऐसे लोग हैं जो बूढ़े माता पिता का दायित्व खुशी से उठाते हैं और उन्हें बोझ नहीं समझते। मेरे अपने ही घर में मम्मी पापा के प्रति भैया का रवैया कितना उदासीन है, जबकि पापा ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों का काफी हिस्सा भैया को दे दिया था। फिर भी वह मम्मी पापा के प्रति कितने लापरवाह हैं। उस दिन की बात बार बार मेरे मन को व्यथित कर रही थी। बुआ और उनका बेटा घर में आए हुए थे। सब लोग पिकनिक मनाने जा रहे थे। मम्मी पापा भी साथ जाना चाहते थे, पर भैया भाभी का मन उन्हें ले जाने का नहीं था। भैया रुखे स्वर में बोले, आप क्या करेंगे वहां जाकर, आराम से घर में बैठिए। मैंने सुना भाभी बुआ की बहू से बोल रही थी, मम्मी पापा की तो पूछो मत, बुढ़ापा आ गया और घूमने का चस्का कम नहीं हुआ। अपमान से मम्मी पापा का चेहरा कितना निरीह हो गया। ऐसे ही ना जाने कितने ही प्रसंग दिमाग में घूम रहे थे। अगली सुबह पापा को फोन मिलाया तो वह बोले, रिदम, तुझे नवीन याद है, अपने मेहता जी का बेटा जो डॉक्टर है? हाँ पापा, नवीन को कैसे भूल सकती हूँ, उसके साथ तो मेरा बचपन बीता है। क्या हुआ पापा? कल मेहता जी का फोन आया था, उन्होंने नवीन के लिए तेरा रिश्ता मांगा है। एक पल के लिए मैं खामोश हो गई, फिर बोली, ठीक है पापा, मैं सोचकर बताती हूँ। मैंने फोन रख दिया। नवीन पापा के मित्र मेहता अंकल का बेटा था। मैं जानती थी वो एक काबिल डॉक्टर होने से पहले बहुत अच्छा इंसान भी है। साथ ही उसके परिवार के लोग भी अच्छे व मिलनसार हैं। जो भी लड़की उस घर में बहू बनकर जाएगी बहुत सुखी रहेगी। पर मैं अपने इस मन का क्या करती, जहाँ पहले से ही जेम्स बस चुका था। जब से मैं जेम्स की फैमिली से मिली थी, रात दिन मन में यही विचार घूमता था कि जेम्स से विवाह करके अमेरिका में बस जाऊं तो जीवन कितना सुखमय होगा। इस खूबसूरत देश में रहना अपने आप में कितना सुखद एहसास है। यहाँ रोजमर्रा की जिंदगी तनाव रहित और सहज है। लोग खुश मिजाज और ईमानदार हैं। हर कोई नियमों का पालन करता है। कोई किसी की जिंदगी में दखल नहीं देता। किंतु मुझे जेम्स के मन को भी टटोलना था। अगले वीकेंड पर मेरे कदम खुद ब खुद एम्पायर स्टेट की ओर उठ गए। जेम्स वहां पहुंचा तो मैंने कहा, जेम्स, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। पापा ने मेरे लिए एक डॉक्टर लड़का पसंद किया है। जेम्स गंभीर स्वर में बोला, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ रिदम। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मेरे पेरेंट्स भी सहमत हैं। क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? मुझे ऐसा लगा मानो मेरे कानों में शहनाइयां बज उठी हों। मैंने तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी। मम्मी पापा को जेम्स के बारे में बताया तो कुछ पल की खामोशी के बाद भी बोले, रिदम, लड़कियां तो अंतरजातीय विवाह में ही परेशान हो जाती हैं। फिर यहाँ तो देश ही दूसरा है। इनका धर्म, संस्कृति, रहन सहन, खान पान सभी कुछ अलग है।
क्या तुम इनके साथ एडजस्ट कर पाओगी? रिदम, जीवन के महत्वपूर्ण फैसले सोच समझकर करने चाहिए, जल्दबाजी में नहीं। तुम एक बार फिर सोच लो, आखिर ये तुम्हारी जिंदगी का सवाल है। पापा, मैंने अच्छी तरह सोच समझकर ये फैसला लिया है। मैं जेम्स और उसके परिवार के साथ एडजस्ट कर लूंगी। आप मुझ पर विश्वास रखिए। ठीक है रिदम, किंतु हर माता पिता की तरह हमारी भी इच्छा है कि हम अपनी बेटी की शादी में शरीक हों, फिर चाहे शादी न्यूयॉर्क में हो या भारत में। पापा भीगे स्वर में बोले। ऑफ कोर्स पापा, आपके और मम्मी के आशीर्वाद के बिना मैं शादी नहीं करूंगी। वह दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। मुझे याद नहीं पड़ता इससे पहले मैं कभी इतना खुश रही थी। अगले दिन जेम्स से मिलने के लिए जाते समय मुझे लग रहा था मानो जमीन पर नहीं चल रही, वरन हवा में तैर रही थी। मैंने जेम्स को बताया, मम्मी पापा तुम्हारे साथ मेरी शादी के लिए सहमत हैं। बस उनकी यही इच्छा है कि वे हमारी शादी में अवश्य शामिल हों। जेम्स कुछ क्षण मुझे देखता रहा, फिर बोला, सुनो रिदम, हम अभी शादी नहीं करेंगे, पहले कुछ समय तक साथ रहेंगे। क्या मतलब? लिव इन रिलेशनशिप में? हाँ रिदम, इसमें कोई बुराई नहीं है। अमेरिका में हजारों लोग ऐसे रहते हैं। कुछ समय बाद जब हमें लगेगा कि हम दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं होगा, हमारी अच्छी निभेगी, तब हम शादी कर लेंगे। लेकिन जेम्स, लिव इन रिलेशन में हमेशा असुरक्षा की भावना रहती है। ऐसे रिश्ते लंबी दूरी तय नहीं करते। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी नहीं निभेगी? हम दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। मैं तुम्हारे कल्चर के साथ पूरी तरह एडजस्ट होकर दिखाऊंगी। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास तो है रिदम, दरअसल मैं सावधानीवश ऐसा कर रहा हूँ। अमेरिका के कानून के अनुसार अगर पति पत्नी के बीच तलाक होता है तो पति को अपनी प्रॉपर्टी और पैसे का आधा हिस्सा पत्नी को देना पड़ता है। इसलिए बहुत से लोग सावधानी बरतते हैं और कई वर्षों तक शादी नहीं करते। और इस बीच बच्चा हो जाए तो? मैंने पूछा। हाँ, तो इसमें बुराई क्या है? देखो रिदम, यहाँ बिना शादी के बच्चा हो जाना गलत नहीं समझा जाता। यहाँ कोई किसी की जिंदगी में दखल नहीं देता। ना तो यहाँ किसी के पास इतना समय है कि कोई दूसरों की जिंदगी में ताका झांकी करे, और ना ही लोगों की भी ऐसी मानसिकता है। लेकिन जेम्स, बगैर शादी के तुम व्यर्थ ही संकोच कर रही हो रिदम। ठीक है, तुम अच्छी तरह सोच लो, फिर मुझे बताना। उस दिन जेम्स जल्दी ही चला गया था और आज मुझे उसको अपने फैसले से अवगत कराना था। सोचते सोचते मैं अतीत से वर्तमान में आ गई, पर मन में चल रहा अंतर्द्वंद थमने का नाम नहीं ले रहा था। इंसान खान पान, रहन सहन और रीति रिवाजों के साथ समझौता कर सकता है, पर माता पिता के दिए संस्कारों को कैसे भूल जाए? इन्हीं संस्कारों से तो व्यक्ति के आचार विचार बनते हैं। मेरी आत्मा में बसे हुए मेरे संस्कार मेरी अपनी आत्मा का गला कैसे घोट दूं? अच्छाई बुराई, सही गलत के बीच के अंतर को कैसे मिटा दूं? आधुनिकता के नाम पर विवाह जैसे पवित्र बंधन को कैसे झुठला दूं? थोड़ी देर बाद जेम्स आकर बोला, तुम फिर यहाँ चली आई? तुम यहाँ मुझे पहली बार मिले थे जेम्स, और याद है, यही पर तुमने मुझे प्रपोज भी किया था। तो फिर हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला भी इसी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पर होना चाहिए ना? हाँ, तो फिर क्या सोचा तुमने? नहीं जेम्स, मैं शादी किए बिना तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मेरी महत्वाकांक्षाएं मेरी संस्कारों से ऊंची नहीं हैं। मेरे माता पिता की यह छोटी सी इच्छा कि वे मेरे शादी में सम्मिलित हों, तो मैं उनसे क्या कहूं कि मैं जेम्स के साथ बिना शादी के ही रहना चाहती हूं? कल को मैं लोगों से क्या कहकर तुम्हारा परिचय करवाऊंगी? जिस रिश्ते में विश्वास ही ना हो, वह रिश्ता तो टिक ही नहीं पाएगा, जल्द ही दम तोड़ देगा। जेम्स, मुझे ऊंचाइयों से बहुत प्यार है, लेकिन इतना भी नहीं कि पांव के नीचे से जमीन ही निकल जाए। जेम्स से विदा लेते हुए मेरी आंखें आंसुओं से भीग उठी। भर जल्द ही मैंने उन्हें पहुंच दिया।
पापा कहा करते थे, आंसू इंसान के मन की कमजोरी को दर्शाते हैं और तुम्हें जीवन में कमजोर नहीं मजबूत बनना है। अब मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहती थी, पापा को फोन कर यह बताने के लिए मुझे डॉक्टर नवीन का रिश्ता मंजूर है। तो ये थी कहानी। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दीजिए रमा को इजाज़त, और अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल।